थैंक यू वेरी मच गडकरी जी हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे उस वीडियो के बारे में पूछना चाहती हूँ। इस मार्च में पूरा इंटरनेट, पूरा देश आपके इसी वीडियो के बारे में बात कर रहा था, जहाँ आपने कहा कि अगर कोई अफसर काम नहीं करना चाहता तो मैंने हार मान ली है। ऐसा क्या हुआ दैट यू वर फोर्स्ड टू से कि बस अब मैं अफसरों के साथ नहीं डील कर सकता? देखिए, अच्छे भी ऑफिसर होते हैं, कुछ काम अच्छे भी करते हैं, इसीलिए तो काम होता है। अभी हमारे यहाँ अभी मैंने आज ही अभी आपके यहाँ आने के पहले पूछा था, हमने 35 किलोमीटर पर डे रोड बनाया है। ये 358 दिन का एवरेज है और अभी करीब 7-8 दिन बाकी है, तो हम लोग 40 किलोमीटर तक जाएंगे ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो काम करने वाले अच्छे भी अधिकारी हैं और कुछ काम नहीं करने वाले भी हैं। तो मैं कुछ लोगों को कहता हूँ कि आप 10 से 5 ऑफिस में मत आइए, घर में रहिए, आपकी प्रेजेंट ही लगे तो काउंट करेंगे, पर यहाँ आके आप निगेटिविटी मत फैलाइए। तो कभी कभी कुछ कामों के बारे में जब ऐसा होता है कि जब परफॉर्मेंस, मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इम्पॉर्टेंट है, पर फाइनेंशियल ऑडिट से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑडिट इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए कोई वर्क डिले होता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था, अब वो एग्जैक्टली लोग मीडिया में जो अच्छी बातें कहते हैं वो नहीं उठाते, जो एक आधी बात ऐसी कही हुई तो वो उठाते हैं। तो ऐसे आपने वो पूछा है। नहीं, आप तो हीरो बन गए। सबने कहा कि इस बार एकदम लताड़ा है गडकरी जी ने, सबको टाइट कर दिया है। पर सरप्राइजिंग चीज़ ये है, जैसे कि आपने आंकड़े दिए, आपका जो एस्टिमेट था इस बार का, टारगेट था, वो था 30 किलोमीटर्स पर डे। आप ऑलरेडी उसको एक्सीड कर चुके हैं रोड कंस्ट्रक्शन का। फिर भी आप लोगों को डांट रहे हैं कि काम तेजी से नहीं हो रहा, काम तेजी से नहीं हो रहा, एक्सीड करने के बाद भी। नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि हमारा टारगेट, जब मैं मंत्री बना उसके बाद मैंने 40 किलोमीटर पर डे ये टारगेट रखा था। और हमारे कोविड के बाद में, जैसे अभी हमारा टोल कलेक्शन ये 24,000 करोड़ था पिछले साल, और कोविड के कारण और अभी किसान आंदोलन के कारण हमारे टोल बंद है, तो हमारा कम से कम 10,000 करोड़ कम होना चाहिए था, 14,000 करोड़ होना चाहिए था। जबकि अभी हमारा कलेक्शन हो रहा है 34,000 करोड़। यानी कोविड के बावजूद हमने 10,000 करोड़ कलेक्शन बढ़ाया टोल का। कोविड के बावजूद हमने अभी 35 किलोमीटर तक एवरेज पर आए हैं। अभी साल पूरा होने के लिए टाइम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ हर जगह पर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा भी काम करने वाले लोग होते हैं। अभी जो NHI की बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग 2 साल में बनानी थी, उसको 12 साल लगे। जो 120 करोड़ में बनने वाली थी उसको 350 करोड़ लगे। तो फिर मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उनको कहा कि ये कौन कौन नालायक लोग हैं, इनके लगाओ फोटो, इनका कॉपी बुक डेपो निकालो और ये लोगों को आने दो कि जिनके कारण देश का नुकसान हुआ है। तो कभी ना कभी क्या होता है कि वो उतना मेरा भाषण लेकर फिर आप लोग उसी को दिखाते हैं। मैं जब अच्छा बोलता हूँ तो मेरी एक तकरार है कि अच्छा बोलने के बाद मुझे ना कोई रिकग्नाइज करता, ना बेचारे हमारे अच्छे अधिकारियों को कोई अभिनंदन करता है। पर जब मैं कहीं ठोकता हूँ तो बराबर वो उतने वाक्य लेकर वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। नहीं, आई अश्योर यू, यहाँ पे हम इन इट्स एंटायरिटी दिखा रहे हैं। आप जितनी चीज़ें बताएंगे हम अनएडिटेड पूरा दिखाएंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, कोविड में इतनी प्रॉब्लम्स हुई। पहली बात, लेबर का माइग्रेशन हुआ। आपके टोल कलेक्शन में लोग एंटिसिपेट कर रहे थे जब मूवमेंट ही इतना कम होगा तो फिर टोल कलेक्शन विल गो डाउन। कैसे आपने अपने मंत्रालय को, जैसे कि आभा कह रही थी, कोविड प्रूफ कैसे आपने मैनेज किया ये? देखिए, हमने तो उस समय, जो शुरुआत के समय जब लोग जा रहे थे, तब हमने टोल खुले छोड़ दिए थे। हमने टोल लेना भी बंद कर दिया था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप आपके प्रोफेशन से लॉयल हो। जैसे मैं आई एम वेरी मच लॉयल टू माय प्रोफेशन। तो मेरा आग्रह होता है कि जैसे मेरे को जिम्मेदारी मिली है जिन विभागों की प्रधानमंत्री ने दी है, तो आई एम वेरी मच लॉयल टू माय डिपार्टमेंट्स। तो मैं उसमें जो काम होता है, ये मुझे एक एक चीज़ के बारे में मुझे चिंता होती है कि कब होगा, कैसे होगा, कम पैसे में कैसे होगा, और इसलिए मैं लगातार उसके लिए अस्वस्थ रहता हूँ। अब एक बात ऐसी है कि जैसे आपने घर में होता है कि आपके बच्चे को, लड़के लड़कियों को अगर 75% मार्क मिले तो आप उसको कहते हैं अच्छा मिला है तुमने, ठीक, पर तुमको 85 मिलने चाहिए थे, तुमने मेरिट में आना चाहिए था। अगर वो मेरिट में आता है तो तुम बोलते हैं तुम वो मेरिट में आए, अच्छा हुआ है, पर तुम फर्स्ट मेरिट क्यों नहीं आए?
तो वैसे ही बात होती है कि हम टारगेट बड़ा करके लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि इससे भी अच्छा काम होना चाहिए। अभी हम एक टनल बना रहे हैं ये कारगिल के नीचे जोजिला करके, तो उसका मेरे पास साइन फाइल आई थी 11,000 करोड़ के टनल के लिए। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, और साल भर हम पीछे लगे। ये एसोसिएम के साथ वर्कशॉप लिया ओबेरॉय होटल में, काफ़ी मेहनत हुई। मैंने खुद फाइनेंशियल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस उसके तैयार करने में मदद की, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे ही लोगों ने 5,000 करोड़ बचाए। 5,000 करोड़। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो हमारे टेंडर जा रहे हैं वो आज ही मैंने सुना 30%, 32% बिलो जाके लोग काम कर रहे हैं। कंपटीशन हो रही है, और मैं आप जैसे लोगों के सामने नम्रतापूर्वक बता सकता हूँ कि पिछले 5 साल में हमने 17 लाख करोड़ के काम किए, और अभी मैं लाखों करोड़ में ही बात करता हूँ तो लोग पहले बोलते थे कि गडकरी तो करोड़ों में बात करता है। तो मैंने पत्रकार मित्रों को कहा कि एक बात आप जरूर करना, आपका रिसर्च स्केल खोल लेना, और मैंने कही हुई बात अगर कोई नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना। तो मैं जो बोलता हूँ वो होता ही है, और वही मैं बोलूँगा जो मैं करूँगा। तो आज जिस प्रकार से हमने काफ़ी जगह पे सेविंग किया है, और वो सेविंग को पब्लिसिटी नहीं मिलती। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट था, हम शायद उसमें 15,000 करोड़ बचा रहे हैं, और समय में भी कम है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में, आपके पास आए कि नहीं मालूम नहीं, हमारे यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड केवल एक दिन में बनाया गया मुंबई दिल्ली पर। फिर विजापुर सोलापुर के बीच में 25 किलोमीटर बिटुमिन रोड 1 लेन का 24 घंटे में बनाया गया। तो ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करने वाले अधिकारी भी हमारे हैं, और टनल में 5,000 करोड़ बचाने वाले भी अधिकारी हैं। और कुछ जगह पर कुछ डिले होता है तो फिर मेरा स्वभाव है कि डिले हुआ, गलत काम होता है तो मैं कोई संकोच न करते हुए फिर उसके बारे में उनको बिल्कुल कहता हूँ कि ये गलत है। अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, और काम न करने वाले और बुरे काम करने वालों को कठोर सज़ा होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल जो है उसको हमने स्वीकार किया है। तो कभी कभी गलती होती है तो मैं कहता हूँ। इस सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खास तौर पर रोड और हाईवेज डेवलपमेंट, इनफैक्ट मेनी पीपल फील कि इसीलिए आपको उसका इंचार्ज भी इसलिए बनाया गया है एट द स्पीड एट विच आप काम करवा रहे हैं। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपये आता है। आज ही CII के साथ कॉन्फ्रेंस हुई तो ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ये कोविड के समय भी इनका टर्नओवर दुगना हो गया है। ये स्टील और सीमेंट जो है, इनके लिए भी आज हम 40% देश का स्टील और सीमेंट खरीदते हैं। तो ये आज बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट खड़ी होती है। तो रोड से एम्प्लॉयमेंट खड़ी होती है, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो बनानी है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर जी ने 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के 7,400 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं, और उसमें रोड के लिए भी उन्होंने महत्व दिया है। और आज देश में काफ़ी, अभी मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी हम दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाने के बारे में रोड का काम शुरू किया हमने। दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में जाएंगे, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में जाएंगे। अब 5-5, 7-7 घंटे लगते हैं, तो लोग, मैं जब कहता हूँ तो लोग विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए मैं आपको भी बताऊँगा कि मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लो, और 2 साल के अंदर रोड बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताना लोगों को। क्योंकि मैं मुंबई पुणे हाईवे की बात करता था, जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मैं कहता था 2 घंटे में मुंबई से पुणे होगा, तो लोग हंसते थे। एडिटोरियल लिखे लोगों ने उसके ऊपर कि ये मंत्री कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय 9 घंटे लगते थे। अब आज मुंबई पुणे के बीच में जो रोड से जाते हो 2 घंटे में आते हो, बताते कि बिल्कुल 1.25 घंटे में पहुंच गया हूँ। तो कोई ना कोई बात आउट ऑफ बॉक्स जब होती है तो नेचुरली थोड़ा बहुत समय लगता है, पर ये बाद में लोग उस पर। अभी आपको एक ही बात मैं बताऊंगा कि हमारे सरकार के ये जो टर्म के 5 साल पूरे होंगे, तब इस देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड का एक्सप्रेस हाईवे और रोड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और इसका अनुभव आप अरुणाचल में जाइए, मेघालय में जाइए, त्रिपुरा में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, तेलंगाना में, आंध्र में, कहीं भी जाइए। आपको कभी एक ही काम करो कि मैं पार्लियामेंट में, आज मेरे 3 क्वेश्चन थे
मैं जब जब भी पार्लियामेंट में खड़ा होता हूँ, ये इसी पार्लियामेंट के सेशन के मेरा क्वेश्चन और आप देख लेना, हर पार्टी का सांसद पहले खड़ा होता है, पहले बोलता है कि मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार मानता हूँ, मेरे काउंसिल में इतना अच्छा काम हुआ है। एक भी आदमी, लगभग कोई ऐसा मिलता नहीं मुझे कि जो मेरी तकरार करता है, ऑल पार्टी। तो ये कारण यही है कि काम हो रहे हैं और इतना तेज़ी से देश बदल रहा है। और मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की बात की है, वो इतना तेज़ी से बदल रहा है कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो न्यू इंडिया होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं यूएसए और यूरोपियन कंट्री के कम नहीं होगा। देश के अंदर तो रोड्स का डेवलपमेंट हुआ ही है, पर एक खास प्रायोरिटी आपकी ये भी रही है बॉर्डर रोड्स डेवलप करना। अटल टनल हमने देखा, अरुणाचल में मैं पढ़ रही थी कि एट अ रिकॉर्ड पेस ओवर द लास्ट 6 months वहाँ पर रोड का डेवलपमेंट हुआ है। इज दिस इन रिएक्शन टू द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉर्डर पे हुई हैं हाल फिलहाल, उसको देख करके ये कॉल लिया गया है कि खास तौर पर हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना अब अति आवश्यक है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि चाइना और भारत ये सेंसिटिव मैटर है, पर मुझे दूसरी बात पूछनी है कि अभी हमारे देश में जो सीमावर्ती भाग है, जहाँ लोग रहते हैं, उनको 200-200, 300-300 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है। आप मुझे बताइए कि मैं अभी एक रोड बना रहा हूँ, वो पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाने के लिए। अब मुझे भी हिम्मत नहीं होती है, -8 डिग्री पर काम हो रहा है और अभी लगभग 85 to 90% काम हुआ है। और मेरी इच्छा है कि मैं उस रोड से गाड़ी में बैठकर मानस सरोवर जाऊँ। वो रोड का काम देखने के लिए भी जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि -8, -6 डिग्री पर वहाँ टेम्परेचर है। और वहाँ हमारे लोगों ने काम किया। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से टनलिंग के लिए स्पेशल मशीन्स लाई, वो हिमालय के बीच में से जाकर हम चाइना बॉर्डर तक जाएंगे और केवल 15 किलोमीटर चाइना के रास्ते से मानस सरोवर पहुँच जाएंगे। अब मानस सरोवर जाने के लिए हमको नेपाल या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतने कठिन स्थिति में ये रोड बननी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको, अभी हमने राजस्थान में रोड बना है, वो रोड कम एयरपोर्ट है। ऐसे 17 रोड हमने बनाए हैं कि इमरजेंसी में वहाँ प्लेन भी लैंडिंग हो सकता है। तो ये मुझे लगता है ये कोई चाइना की बात नहीं, अपने देश के सीमावर्ती भाग में रहने वाले लोग जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब आपको बता दो कितनी कठिन है। देखो, ये लद्दाख लेह को जोड़ने वाली ये झोजिला टनल है। क्या हम में से कितने लोगों को पता है कि लद्दाख और लेह में 6 महीने ना गैस जा सकता है, ना पेट्रोल जा सकता है, ना सब्जियां जा सकती है, कुछ नहीं जा सकता, ट्रैफिक बंद हो जाता है। क्या बिजती होंगे उन लोगों के ऊपर? आज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ हम लोग ऑल सीजन रोड बना रहे हैं। पहले 6 महीने ये बंद रहता था, वहाँ लोग कैसे रहते होंगे? अगर उसमें किसी को अगर हार्ट अटैक आया, किसी की तबीयत बिगड़ गई, तो कहाँ से एम्बुलेंस जाएगी? अब हमारा रोड ऑल सीजन रोड बन रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये टनल बनेगी, गैस होगा, एसेंशियल गुड्स होंगे, फ्रूट वेजिटेबल होंगे, वो लद्दाख लेह में पहुँचेंगे। तो हमें तो पिछड़े हुए क्षेत्र में पहले प्रायोरिटी से डेवलपमेंट करनी चाहिए थी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा कि नॉर्थ ईस्ट में काम करिए। मैं 1 लाख करोड़ के रोड नॉर्थ ईस्ट में बना रहा हूँ। हमने NHIDCL करके एक स्पेशल कॉरपोरेशन उसके लिए बनाई है। और ब्रह्मपुत्रा पर 6 ब्रिज, अभी स्वाधीनता के बाद जितने ब्रिज नहीं बने, हमारी सरकार ने ब्रह्मपुत्रा पर 6 ब्रिज बना रहे हैं। गंगा पर 7 ब्रिज बना रहे हैं हम लोग। और ये एक एक ब्रिज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको 200-200 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये पहले ही होना चाहिए था और ये लोगों के लिए आवश्यक है। और एक हमारे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, रोड से नई सिटी डेवलप होती है, रोड से बिजनेस आता है, इंडस्ट्री आती है, रोड से सभी प्रकार की डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए यह सब जगह करना चाहिए। चाइना के कारण या कोई बॉर्डर के इश्यूज़ के कारण वो तो अलग बात है, पर हमने इस समय जब भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया तो प्रधानमंत्री जी ने हमें सुझाया था कि सब डिस्ट्रिक्ट जोड़ने चाहिए हाईवे से, फिर ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया को जो अपने जोड़ने के लिए वहाँ अच्छे रोड बनने चाहिए, फिर हमारे सीमावर्ती भाग में रोड बनने चाहिए। उसके कुछ निकष बनाए गए और हमने राजस्थान, गुजरात
और विशेष रूप से अभी उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, हम केवल कश्मीर में 60,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। आप जम्मू से श्रीनगर इतना इंपॉर्टेंट रोड है, अभी कितने टनल तैयार कर रहे हैं वहाँ। तो हमें ये लगता है कि ये पहले ही डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। डेवलपमेंट होगी तो वहाँ विकास होगा, इंडस्ट्री आएगी, उसके कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें जहाँ है वही डेवलपमेंट। सब जाते हैं यहाँ भी, जैसे दिल्ली में जो आता वो गुड़गांव में जाता, जो आता नोएडा में जाता, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो आता मुंबई में जाता। अब मुंबई की मर्यादा खत्म हो गई, नोएडा की खत्म हो गई, अब गुड़गांव की खत्म, नए गुड़गांव, नए, अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ, तो ये गुड़गांव से ही है वो। तो अभी मैं बीच में यहाँ गुड़गांव में हम लोग एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 30 किलोमीटर, वो उसकी कीमत है 10,000 करोड़, और वो इंजीनियरिंग मार्वल है। मुझे बता रहे थे लोग को, परसों में जब देखने के लिए गया तो नया सिंगापुर, दिल्ली में नया सिंगापुर इसके बाजू में बैठ रहा है। और आप अभी वो हाईवे के कारण आपका ये जो रोड आगे जाता है NH8, इसमें तो जाना है ना तकलीफ है। कितने लोगों के हवाई जहाज चले गए होंगे और वो पहुंचे नहीं। ये धौलाकुआ का मैंने मिलिट्री से जगह लेकर जबरदस्ती वो सब काम करा के ये रोड थोड़ा सा ये किया, क्योंकि मैं भुगत था, मेरा भी प्लेन चला गया था, मिस हो गया था। तो अभी ये पूरा NH8, ये इसका आधा ट्रैफिक कम हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस के कारण। और मुझे लगता है ये सब होने से नेचुरली अब जो क्षेत्र में नए हाईवे बन रहे हैं वहाँ इंडस्ट्री आए, वहाँ नई स्मार्ट सिटी जैसी ऐसे स्मार्ट विलेजेस बने, और वहाँ लॉजिस्टिक पार्क बने, वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बने, यही अच्छा होगा। मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने इतना बताया कि जो अभी अब आपके जो रोड के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप इतना सेविंग करते हैं, इतना पैसा बचाते हैं, जो एस्टिमेट होता है उससे कम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, विच इज़ ग्रेट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ सेविंग से बहुत अच्छा है। बट जो सबसे ज़्यादा हमारे लॉसेज होते हैं, इट विल बी इन द पावर सेक्टर। वहाँ पर कुछ किया जा रहा है टू इंश्योर कि वहाँ पर जो चोरी होती है, वहाँ पर जो हम जिस तरीके से वेस्टेज करते हैं, उसको कैसे एड्रेस करें, बिकॉज दैट इज़ द रियल लॉस टू द एक्सचेकर। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वैसे मैं पावर मंत्री नहीं हूँ, पर एक बहुत बड़ी समस्या, आपने अभी तक इसको हाईलाइट नहीं किया है। आपको पता है ये डिस्कॉम जो है स्टेट गवर्नमेंट के इतने लॉसेस कितने हैं? राजस्थान के 90,000 करोड़ के हैं, उत्तर प्रदेश भी 90,000 करोड़, महाराष्ट्र 80,000 करोड़। और इसमें क्या है कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन 3 होता है। तो हमारे यहाँ तो मैं मजाक में कहता था, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। तो पहले तो लोड शेडिंग ही चला देते थे, क्योंकि जितना जनरेशन बढ़ाते थे लॉसेस बढ़ते थे। क्यों बढ़ते थे? क्योंकि 36 to 40% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है। और पहली बार इस क्षेत्र में कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश हमारी सरकार ने की है, और ज़्यादा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या होता है, अब मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो अड़चन आती है, कुछ झोपड़पट्टी में जाओ वोटिंग मांगने के लिए, तो वो आंकड़ा डाल देते हैं और बस फुकट में बिजली जोड़ते। कुछ इलेक्ट्रिक पंप ऐसे ही चल रहे, तो वो कोई बिजली का बिल देते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ सिस्टम के कारण लॉसेस है, कुछ चोरी है, थेफ्ट है। तो हमें इसको बंद करना चाहिए। जो ईमानदारी से भरते हैं उनको इसका बुर्दन भरना पड़ता है। अब 2 रुपये 40 पैसे सोलर पावर का भाव आया है, और कमर्शियल भाव दिल्ली में 11 रुपये यूनिट है, 10 रुपये यूनिट है। अब पावर के रेट अगर कम करना है, हम सोलर पावर तैयार कर रहे हैं, ग्रीन पावर तैयार कर रहे हैं, अब पावर के रेट कम हो, मेरे हिसाब से तो पावर के रेट कम से कम 3 से 4 रुपये यूनिट कम होने चाहिए। पर वो इसलिए नहीं होते कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लॉसेस है। अब इसलिए नई लाइन डाली जा रही है, और इस जैसे माइनिंग सेक्टर में भी बड़े रिफॉर्म हुए, और ऊर्जा के क्षेत्र में भी मंत्री जी हमारे जो सिंह साहब है वो काफ़ी काम कर रहे हैं। इसमें भी काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम करने पड़ेंगे, ये लॉसेस कम करने पड़ेंगे। जहाँ लॉसेस हो रहे हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, प्राइवेट लोगों को लाना पड़ेगा, और उसके साथ अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। नहीं तो पावर सेक्टर में भविष्य में क्या होगा भगवान ही मालिक है। पर ये पॉलिटिकली सेंसिटिव फैसला होगा, इट्स अ वेरी फ्रॉड डिसीजन टू टेक। सख्ती करना है इस सेक्टर में। केवल भारत के सब राज्य सरकार के डिस्कॉम का अगर लॉस निकाला जाए तो मेरे अंदाज से 6 से 7 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। और ये इतना बड़ा पैसा अगर लॉस होगा तो ये कैसे होगा, और कितने दिन तक आप लॉस? दूसरी बात,
देश में एक फैशन है, इडली फुकट में, इडली पात्र फुकट में, मिक्सी फुकट में, बिजली फुकट में, सब फुकट में बांटने में कहाँ जाओगे आप? पॉलिटिक्स में पॉपुलैरिटी, मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव जीत के आया हूँ, पर अगर इसी प्रकार से बिजली में ये फुकट, पानी का बिल फुकट, इसका फुकट, अब पैसा आएगा कहाँ से? देखो, आप सब चीज़ों के नाटक कर सकते हैं, आप पैसे का नाटक नहीं कर सकते। और इसलिए इस प्रकार से अगर ये खर्चा होगा, लॉसेस होंगे, तो बहुत नुकसान होगा। इसको अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस और इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करना पड़ेगा। जनरेशन में अभी हमको जो कॉस्ट है वो कम करनी होगी। ग्रीन पावर को हम बढ़ा रहे हैं, जो सस्ती है वो ग्रिड में जाती है तो उसका फ़ायदा होगा। और जो पीठ है, जैसे अभी शासन में रिलायंस का प्रोजेक्ट है पावर का, उसकी कीमत मध्य प्रदेश सरकार को पावर मिल रही है 2 रुपये 15 पैसे, और अभी हम लोग पावर खरीद रहे हैं 4.5 साढ़े 5 रुपये यूनिट, और फिर कस्टमर को देते हैं 9 रुपये 10 रुपये, क्योंकि ये सब लॉसेस उसमें ऐड होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस सेक्टर में देश को बचाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमें कठोरता से सोचना होगा। वेल, आई होप दैट द पास दैट वी आर लिसनिंग, ये कठोर कदम अगर होंगे तो ये सबकी भलाई होगी। पर जो कठोर कदम की अब बात कर रहे हैं, कई बार एक लीगल चैलेंज भी आता है। जैसे कि सबसे रीसेंट एग्जांपल में जो 4 धाम हाईवे बन रहा है, उसका कोर्ट में चैलेंज हुआ। उसके बाद जब वहाँ पर आपका ग्लेशियर फटा, कई लोगों ने कहा कि जिस तरीके से आप एनवायरनमेंट के अनदेखी करके इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से एंटी एनवायरनमेंट है और इन द लॉन्ग टर्म हमको इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और आप कह रहे हैं कि हाईवे डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे नौकरी आती है, एस्पिरेशंस पूरे होते हैं, उसको और ऐसे एनवायरमेंटल कंसर्न्स को कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और विकास भी महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच में संतुलन निर्माण करना होगा। आपको मालूम ही होगा, या मैं कितने जोरों से इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस पर लगातार बुलडोज कर रहा हूँ। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मैं, मेरा डिपार्टमेंट है, मैं लगातार रोज पीछे पड़ा हूँ। अभी लिथियम आयन के साथ एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, स्टील आयन, जिंक आयन, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि मैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के विरोध में नहीं हूँ, पर आज कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं जब गंगा का मंत्री था तो मैं उस समय 24,000 करोड़ हमने दिया और 70% प्रोजेक्ट मैंने शुरू किए, और पहली बार कुंभ में क्लीन गंगा हुई और लोगों ने स्नान किया और आशीर्वाद दिए, इतनी गंगा अच्छी हुई। गंगा और गंगा की 40 नदियाँ और उपनदियाँ जो गंगा को मिलती है, उसको शुद्ध करने का काम हमारी सरकार ने किया, मैं ही मंत्री था। वो काली नदी करके एक है, हिंडन करके, क्या क्या, मथुरा में मैंने एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है कि 80 MLD स्लज मथुरा का, वो त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट लेकर उससे शुद्ध पानी निकालकर इंडियन ऑयल को 20 करोड़ रुपए देती है, बेचा है।